नमस्ते, स्वागत है आपका शब्दों के सफर के नए एपिसोड में। तो शब्दों के सफर में इस बार हम आपके सामने लेकर आए हैं एक सिंगर को। इनका नाम है राबी शेरगिल। राबी शेरगिल जो है पंजाबी इंडस्ट्री का, रॉक म्यूजिक इंडस्ट्री का जो है एक जाना माना नाम है। इनके काफी सारे जो गाने हैं वो आप सुन चुके होंगे। इनके गाने हैं जैसे कि बुल्ले शाह, तेरे बिन, आवेगी की नहीं, चल्ला जो है, ये गाने ऐसे गाने लिख चुके हैं। इनकी गानी जो है वो आपका जो है एक स्टोरी टेलिंग जो है वो करते हैं, साथ में जो है कल्चर हेरिटेज को जो है पेश करने की कोशिश करते हैं। तो आइए बात करते हैं राबी शेरगिल से, उनके बारे में, उनके गानों के बारे में, एंड उनकी क्या सोच रहती है इंडिया को लेके, एंड जो है उनके यूथ को ग्रो करने को लेके। तो फफर, फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट वेलकम टू शब्द का फफर, एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी हियर फॉर द पॉडकास्ट, एंड agreeing for that, and it's been really an immense honor to host you here. Well, likewise, it's a joy and a pleasure. थैंक यू सर। तो फिर सबसे पहले आपकी जर्नी से शुरू करते हैं। तो फिर आपकी जो म्यूजिक इंडस्ट्री में जो आपका सफर रहा है वो काफी मतलब एक तरीके से चैलेंजेस से भरा रहा है। मतलब आपने पहले जॉब छोड़ी एंड उसके बाद आपने एक बैंड बनाया, एंड देन जब आपकी जो पहली एल्बम रिलीज हो रही थी तो उसमें भी काफी स्ट्रगल किया है। तो मतलब आपको क्या लगता है कि आज आपको जो है म्यूजिक इंडस्ट्री में एक जो है ट्रू अर्बन लैडर बोला जाता है कि आप स्टोरी से एक तरीके से जो है प्रेजेंट करते हैं अपने म्यूजिक के थ्रू। तो वो कौन जी, सा डीप बिलीफ है जो कि आपको मोटिवेट करता है कि आपको ऐसे टाइप का जो है स्टोरी टेलिंग भी बतानी है म्यूजिक के साथ साथ में? देखिए, वंदना जी, ऐसा है कि अम, जो कोई भी आर्टिस्ट है उसका जी। जब वो किसी पब्लिक स्पेस में आता है उससे पहले तो उसके अंदर कोई ना कोई ऐसी आर्टिस्टिक जद्दोजहद होती है। उसके अंदर उसके कोई हीरोज होते हैं, उसके अंदर अ, वो कुछ चीजें करना चाहता है, कहना चाहता है। तो व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, आई ग्रू अप इन 90s दिल्ली। तो जब 90s के दिल्ली के अंदर अम, एक तो दिल्ली बहुत बड़ा शहर है, हाँ जी। और दिल्ली में तकरीबन आप सभी लोगों को मिल सकते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आए होते हैं इसके अंदर। मतलब दूसरी जगह जब मैं गया तो तब मुझे मालूम चला कि हमारा एक बहुत इंटेलेक्चुअली वी आर अ वेरी फर्टाइल प्लेस। जी। दिल्ली के अंदर बहुत आर्ट थी 90s के जी। अंदर। दिल्ली के अंदर अचानक ही हमने देखा कि बिहार से लोगों का दिल्ली के अंदर जी। आना शुरू हो चुका है। दिल्ली एक किस्म का मेल्टिंग पॉट बन रहा था उस वक्त। जब तक मैं दिल्ली में था 90s में, दिल्ली वॉज अ एसेंशियली अ पंजाबी टाउन। जब आप किसी भी नेबरहुड में चले जाएं, किसी से भी आप बात करनी शुरू करें, मोस्टली लोगों की एक ही कहानी होती थी, पाकिस्तान से उजड़ के जी। आए थे फिर यहाँ। जी। और ओल्ड दिल्ली को छोड़ दें, जी। जो कि आप कह सकते हैं मुसलमान दिल्ली थी, मुगलिया दिल्ली थी, जी। उसको तो बाकी जो है तकरीबन एक किस्म का कल्चर था। हाँ जी। और इस अंदर आपने बहुत सारे आर्टिस्ट प्रोड्यूस किए थे, बहुत ऐसे नामवर लोग। अम, अ, सतीश गुजराल थे, महादेवी वर्मा, जी। सुब्रमण्यम सिंह। महादेवी वर्मा तो यहाँ नहीं रहती। हाँ अम, जी। अ, दूसरा यू वुड हैव निर्मल वर्मा, जो जी। जी मतलब ज्ञानपीठ। उनकी कहानियां एक तरीके से फेमस है। आई थिंक स्कूल के सिलेबस में भी हमने महादेवी वर्मा की स्टोरीज जो है वो पढ़ी है। जी, तो ये सब जो दिग्गज थे, इनका दिल्ली से कहीं ना कहीं नाता रहा है। जी। तो और दिल्ली के अंदर अक्टूबर से फरवरी तक एक बहुत बड़ा एक कल्चरल माहौल रहता था। जी। आप आईआईसी जाके तरह तरह का म्यूजिक सैंपल कर सकते हैं, आप आईआईसी जा सकते हैं। और करीब यहाँ दर्जनों फ्री जी। कॉन्सर्ट्स हुआ करते जी। हैं। आप दर्जनों फ्री फिल्में देख सकते थे आप। जी। अ, तो एक बड़ा फर्टाइल एटमोसफियर है जो बिग जी। सिटी के अंदर होता है। मुझे मालूम नहीं कि 90s के अंदर दूसरे टाउन्स के अंदर भी, शायद साउथ बॉम्बे के अंदर होता हाँ जी। हो, वुड इमेजिन शायद कोलकाता में होता हो। पर मैं ये कह सकता हूँ क्योंकि मैं दिल्ली वाला हूँ, तो आई कैन से, मैं गवाह हूँ कि दिल्ली का जो सभ्याचारिक माहौल था वो काफी जरखेज था। उसके जी। अंदर अगर इफ यू वर सो inclined you could have very rich
कॉन्वर्सेशंस। आप जी। बहुत तरह तरह के फिल्म क्लब्स थे, कहीं ना कहीं कोई फिल्म दिखाते रहते, तारkovsky दिखता था, कहीं मृणाल सेन की फिल्म चल रही है, हाँ कुछ जी। ना कुछ यहाँ होता रहता। जी। तो ये है एक बैकड्रॉप जिसके अंदर आई वॉज ग्रोइंग अप। जी। दूसरा, बाय द टाइम इट वाज 90s, जो रॉक म्यूजिक है, जो वेस्टर्न म्यूजिक है, सीडीज आ गई थी, और मैग्ना साउंड आ चुकी थी, और बाहर का म्यूजिक यहाँ बिकना शुरू हो गया था। हमारे जो बाजार थे इनके अंदर यू कुड फाइंड ट्रेसी चैपमैन एंड ऑल द हेवी मेटल म्यूजिक एंड जी। ऑल द हार्ड रॉक म्यूजिक। कमला नगर की दुकानों में जाके आप तरह तरह का ये पाश्चात्य संगीत खरीद सकते थे। जी। सो if you were so inclined, you could also, हाँ जी। that is also an avenue that was available to you. और फिर यहाँ बहुत बड़ी गिनती में स्टूडेंट्स थे, जी। मतलब हजारों संख्या में स्टूडेंट्स। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत करीब रहता हूँ, जी। मतलब मेरा घर होता था हाँ उन जी। दिनों। तो so that is the melting pot within which I am growing up. जी। So um, in 90s, certainly we had a band called Parikrama in जी। Delhi. जी। You know, मेरी ही उम्र के हैं, और you know, and they got really good। और मेरी ही नॉर्थ दिल्ली का इलाका है, मॉडल टाउन, टैगोर पार्क का इलाका, हाँ जी। वहीं वो लोग उठे। तो they certainly were playing Western music in the various college festivals and जी। all the other places. And that was incidentally our music at that point. It was presented to us as aspirational, and it was a music by which you could leapfrog certain economic conditions of your life or stratas of your life. जी। So um, that is that is another factor. जी। And then we had in '88 Bruce Springsteen come here. He did a concert which जी। captured the imagination of Delhi. करीब मेरे ख्याल से 20,000 30,000 लोग होंगे उस हाँ जी। कॉन्सर्ट में। We were all singing Born in the USA. So that is something that all of this was leaving a mark on me. And um, on top of this, I found myself totally and utterly unrepresented in the popular music of the times. ओके। मतलब मेरा बिल्कुल भी जो उस वक्त नदीम श्रवण या अनु मलिक या और जो कुछ भी फिल्मी म्यूजिक चल हाँ रहा था, जी। तो उसके अंदर मुझे अपनी मैं कोई अपने अंदर जो वलवले चल रहे थे इनका कोई मैं इजहार नहीं देखता था। हाँ जी। तो I just found myself totally locked out of the Bollywood musical scene. जी। So all of this या। somehow collided या। or came together to shape my musical vision. So my जी। musical vision is the sign of my times. Is where I grew up, जी। how I grew up, in the household that I grew up, um, and all of it came together in shaping my musical sound. Or I जी। came from a middle class family. You couldn't call us. I wasn't a low income family. जी। My mother was a principal of a college. ओके। My father was he owned you know a sizable chunk of land in Punjab. जी। Uh, so I came from a family with decent financial means, and I was uh, the only boy. I had four other sisters, but they ओके। were all married by the time I was 17. ओ। So after 17, I had the undivided attention of my family. जब आप लोग कहते हैं कि स्ट्रगल की, मेरी स्ट्रगल जो है वो आप जहनी तो कह सकते हैं, मेरी स्ट्रगल जी। आई थिंक जब आप मेरे जैसे लोगों के लिए आप स्ट्रगल हम इस्तेमाल करते हैं, हम जो वाकई में स्ट्रगल कर रहे हैं उनकी स्ट्रगल का मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम अ, अपमान करते हैं। जी। क्योंकि जो ठेला लगा के चाय बेच रहा है, जो अंडे ब्रेड ऑमलेट बेच रहा है स्टेशन के बाहर, उसकी जिंदगी की आप हाँ उसकी जी। उसको आप स्ट्रगल कह सकते हैं, और जी। उसी को कहना चाहिए।
जिस हम सामाजिक परिप्रेक्ष्य में जीते हैं उसके अंदर अ, ऐसी बहुत छोटी सी किसी चीज को स्ट्रगल कह देना, हाँ मुझे जी। लगता है कि सही नहीं है। ये हाँ उन जी। लोगों के साथ जाती है जो वाकई में स्ट्रगल करते हैं। जी। दिल्ली के अंदर अगर आप लड़की हैं और डीटीसी बस के जरिए आपको 20 किलोमीटर दूर कॉलेज जाना है, तो आपकी जिंदगी में स्ट्रगल, यू नो। अगर आप ड्राइवर हैं और पंजाबी बस्ती में रहते हैं और जहाँ कोई सैनिटेशन नहीं है, कोई पानी नहीं है, आपको टैंकर के पीछे लड़ाई लड़नी पड़ती है, जी। आप तो जिंदगी को स्ट्रगल कह सकते हैं। जी। मेरे लिए मेरे पास एसी था, जी। कार के अंदर पेट्रोल भरा हुआ था, जी। रात को दोस्त आते थे, हम पार्टी करते थे, मेरा खुद का कमरा था, हाँ जी। एसी चल रहा था, गाने चलते थे, खाना नीचे से बन के आ रहा है। सो मैं अपने लिए स्ट्रगल शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि ये ज्यादती उन जी। लोगों के साथ जिनकी जिंदगी में वाकई स्ट्रगल। और ऐसे बहुत सारे सिंगर्स को मैं जानता हूँ जो मुंबई गए, उन्हीं दिनों में गए जब मैं वहां पहुंचा, और जिन्होंने वाकई में जी। स्टेशन पे रात को स्टेशन पे रात गुजारी है, जिनको मालूम नहीं था कि अगला मील कहाँ से आए। हाँ जी। ऐसे लोगों को मैं निजी तौर पे जानता हूँ। जी। तो आई थिंक वन आई डिडंट I waited a long time. You can call it a long wait. जी। But there was there were things to do. There were parties to attend. There were friends to see. There were pursuits to pursue. जी। So I was leading a sort of busy and जी। fruitful life. जी। So yeah. So I जी। that was a slightly long answer, जी। but maybe the next ones will be short. जी सो मतलब आपने एक तरीके से जो है मतलब ठीक है आपकी एक जर्नी रही है मतलब नॉट स्ट्रगल हम लोग कहेंगे आपकी एक जर्नी रही है कि आपने एक जो है कल्चरली रिच बैकग्राउंड से आके एंड साथ में जो है वेस्टर्न म्यूजिक के साथ में उसे ब्लेंड अप करके एक नए तरीके का जो है म्यूजिक प्रोड्यूस किया बनाया। जी। जी सर। तो फिर आपको क्या लगता है कि आज के टाइम पे जो यंगर जनरेशन है उसको म्यूजिक के लिए जैसे आपने बोला कि उस टाइम पीरियड पे जो बॉलीवुड म्यूजिक चल रहा था वो आपको इतना इंटरेस्ट नहीं करता था। तो वैसे मतलब जैसे आपकी जितनी भी स्टोरीज होती है म्यूजिक होता है उसमें एक पर्पस होता है एक स्टोरी टेलिंग है। तो आपको क्या लगता है कि एक यंगर जनरेशन को भी म्यूजिक में जो एक स्पेसिफिक पर्पस या गोल के लिए यूज करना चाहिए या फिर जो कल्चरल गैप है उसे फिल अप करने के लिए मतलब कि क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मतलब आप क्या करने की कोशिश करते हैं अपने गानों के थ्रू जैसे कि आपने सॉन्ग्स बनाए बिल्किस बनाया तुगलक बनाया तो उसमें आपने क्या किया। देखिए, जो आर्ट है वो समय का सच है। जी। और जितनी आपकी काबिलियत है उसके हिसाब से आप समय का सच बयान करते हैं। जी। मुझे ये लगता था कि आपको अपने लेखन चाहिए, आपको अपनी म्यूजिकल स्किल्स पे काम करना चाहिए, आपको प्रोडक्शन के ऊपर काम करना चाहिए टू क्रिएट ऑल दैट। जो ये आज की जनरेशन है, इनकी प्रायोरिटीज हो सकता है दूसरी, ये अपने तरीके। देखिए, समय का सच तो बयान हो ही जाता है, हाँ जी। आप करना चाहें या ना करना चाहें। जी। You can either try to do it consciously, which is what I think a lot of good art tries to do, or it you can even try to be Quentin Tarantino, and it gets reflected through your art in a twisted way. हाँ जी। um, तो 90s का जो म्यूजिक है, अगर आप उसको आज सुनना चाहेंगे, आप देखना चाहेंगे, तो वो भी एक कोई ना कोई सच बयान कर रहा है कि उस हाँ वक्त जी। जो हमारे समाज वो काफी पेतली है। जी। उसके अंदर कोई खास कोई लेखन नहीं हो रहा है, कोई 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 खास वैल्यू जनरेशन नहीं हो रही है। और जब आप वो फिल्में देखते हैं, कुछ देखते हैं, तो वो आपको एक अपने समय का सच जरूर बयान करता है। जी। तो आज का जो जो आर्टिस्ट, मैं यही कह सकता हूँ कि जो मेरा इतने वर्षों का जो जी। अनुभव रहा है, उसके मुताबिक यू बेसिकली आर टेकिंग a snapshot of the time. जी। सो जैसे एक फोटोग्राफर फोटो खींचता है, तो आपका गाना जो है वो एक
मतलब 3 डायमेंशंस भी नहीं है उसके अंदर, बहुत सारी डायमेंशंस। आप जी 5 डायमेंशंस, 8 डायमेंशनल रियलिटी जी बयान करते हैं गाने के अंदर, जो अच्छे गाने होते हैं। जी और जैसे हमारे यहाँ 50s और 60s का जो म्यूजिक है, जी। वो आज भी हमारी जिंदगी की बैकड्रॉप है। आप हाँ जी देहरादून से आती हैं, जी तो उसके अंदर जो मेट्रो का कंसर्न है वो शायद कम दिखता हो, उसके अंदर थोड़ा पुराना भारत जो है वो हाँ शायद जी थोड़ा सा ज्यादा दिखता जी हो बनिस्बत दिल्ली बॉम्बे के। और उसके अंदर आप देखेंगी कि आज भी जो वहाँ के AIR स्टूडियोज हैं, स्टेशन, जी। वो 50s और 60s का मदन मोहन जी के गाने सुनने को मिल जाएंगे हाँ आपको, जी आपको नौशाद जी के गाने सुनने को मिल जाएंगे। जी तो मुझे ऐसा लगता है कि आर्ट एक सच कहने के लिए एक माध्यम है। जी कभी कभी हमें हमारे कंफर्ट जोन से बाहर निकालने का एक जरिया है, कभी कभी हमें हैरान करने का जरिया है। और गुड आर्ट जनरली शुड सरप्राइज यू, जी should not merely be a self-soothing salve. जी कुछ ना कुछ उसके अंदर um, it should it should stir us a little bit. I जी don't think the art right now is stirring us a lot. जी Uh, हमारी आर्ट के अंदर स्टेक्स इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, जब जी स्टेक्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे जी तो वो तब आप रिस्क नहीं लेंगे। सो आई डोंट थिंक पीपल टेक रिस्क। मतलब जी मुझे मालूम है बुल्ला एक वाज अ ह्यूज रिस्क। जी All my other subsequent work is हाँ is जी a risk. जी रॉक म्यूजिक ही करना एक रिस्क था। हाँ जी रॉक वाज नॉट डन, जी इट वाजंट इंडिया के अंदर। uh, मुझे नहीं मालूम कोई करता हो। टू सम एक्सटेंट मे बी नीरज श्रीधर ने कुछ बॉलीवुड के पुराने गानों के कवर्स किए थे क्योंकि वो हाँ बाहर जी रहते थे। जी और नुसरत फतेह अली खान ने किसी I think somebody had produced हाँ um, जी from UK, some white guy had made his album. Junoon was doing rock music. Indus Creed in India was doing rock music. जी रॉक म्यूजिक नहीं है सब, जी बनता नहीं था। जी कुछ कुछ लोग थे जो करने की कोशिश कर रहे थे, पर उनको बहुत दिक्कतें आ रही हाँ थी। जी दिल्ली में होते थे, दिल्ली नहीं, बॉम्बे में कुछ मेन स्ट्रीम प्रोड्यूसर्स थे। जी राम सावंत थे शायद, वो कुछ उन्होंने शायद शान की कोई एल्बम की थी। जी लेस्ली लुइस थे, ही जी वाज डूइंग दिस। रॉक म्यूजिक वाज नॉट बीइंग डन। जी सो रॉक म्यूजिक ही एक रिश्ता आज जो है, मुझे लगता है कि हमारी जनता क्योंकि स्टेक्स इतने ज्यादा बढ़ गए। हाँ जी If one song goes viral, then you can जी certainly make a lot of music, हाँ जी a lot of a lot of opportunities open up. So जी I think people are looking to go viral. So people have, um, I see people with a lot of financial, commercial ambitions. जी I don't see that much creative ambition. जी मतलब वो For me, एक म्यूजिक प्रोड्यूस करने के लिए वो म्यूजिक प्रोड्यूस नहीं करते, एक होता है कि हम हुकअप ऐसे लगाए या कुछ लाइन ऐसे यूज करें ताकि वो वायरलिटी ज्यादा आए कि लोग ज्यादा ऑडियंस तक पहुंचे। देख ले ये अगर कोई अलामत है तो अकेले म्यूजिक में नहीं है, हर जगह। जी जो जो घर भी बनाते हैं वो भी इस तरह से बनाते हैं, वो ज्यादा जितनी लागत है उसका 10 गुना वापस लेने के लिए बनाते हैं। जी सो वी वांट, इंडिया इज अ गेट रिच क्विक स्कीम राइट जी नाउ। इसके अंदर हम, आई डोंट नो वी आर डूइंग एनी मॉन्यूमेंटल वर्क। जी आप क्या देख सकते हैं, किसने कोई बहुत बड़ा उद्यम लगाया है हाँ हमारे जी यहाँ? इसकी बात कर लें। आप कौन सा ऐसा प्रोडक्ट आप देख सकते हैं जो कि इंडिया में बनना शुरू हुआ? मे हाँ बी जी महिंद्रा, जी मे बी फ्यू ऑफ टाटा जी प्रोडक्ट्स। but when you compare that to maybe China, for हाँ instance, जी जो हर चीज बनाते हाँ जी हैं, ठीक है, हम हर चीज खरीदते हैं उनसे, फर्टिलाइजर भी हम उनसे लेते हैं, हम गाड़ियां भी लेते हैं हम, जी अ, हमारी दवाइयों का जो API होता है, जो जी जो बेसिक इंग्रेडिएंट है, वो भी हम उनसे लेते हैं। सो एसेंशली
we are not really making cool stuff, great stuff. जी We are, हम apps बनाते हैं, जी so I don't know how much tactile or textural that is, or how much हाँ जी value does that add to our life. जी Uh, so that is the point I'm making. I think we, our society doesn't really um, focus hard enough on um, true value generation. तो जी आई थिंक दैट्स वे आप देख लें हमारा संगीत जो है, हाँ जी म्यूजिक जो है, जो आज हम सुन रहे हैं, जो आज मेन स्ट्रीम है, जी का अगर आप कोई आधार ढूंढना चाहेंगे किन्होंने शुरू किया पहले, हाँ तो यू जी विल गो टू अ फ्यू पीपल, यू विल से ओके देयर इज लकी अली, जी मे बी देयर इज मी, मे बी जी देयर इज, तो जी आप जाएंगे, आप देखेंगे कि 90s के अंदर ये म्यूजिक बनना शुरू हुआ जी डेवलप होने शुरू जी of mature form by the time I come out, 2004 5. Basically, that is our music right now. जी 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 Our indie pop music from early 2000s is जी the mainstream music of Bombay right now. जी वही है फिर मतलब आपका जो 90s का जो म्यूजिक है क्योंकि वो रिलेट कर पाते हैं अभी भी वो वैलिड चल रहा है क्योंकि वो एक वैल्यू एडिशन करता है लोगों की लाइफ में। एंड जो अभी का जो भी म्यूजिक है आई थिंक वो कुछ दिन चलता है मे बी आपने जो वायरलिटी वाला फैक्टर बोला वो हो भी जाता है बट वो कुछ दिनों तक रहता है एंड उसके बाद पीपल यूजली फॉरगेट द लिरिक्स वगैरह वो फॉरगेट कर देते हैं। तो जो इनफैक्ट आम के बोझ 90s के के तले म्यूजिक में दबे हुए। नहीं होता। जी जी, आप बात मुकम्मल कीजिए। जी फिर वही था मतलब कि आपने जैसे वैल्यू एडिशन बोला म्यूजिक के फॉर्म में तो आई थिंक वो जो 90s का जो म्यूजिक जैसे अभी आपने बात की आपके बारे में लकी अली फर के बारे में और उस टाइम का जो म्यूजिक जो जनरेट हो रहा है क्योंकि वो एक वैल्यू एडिशन करता था क्योंकि उसमें एक सेंस बनता था तो वो हमें लिरिक्स आज भी याद है गानों के। एंड जो अभी देखिए, का म्यूजिक है वो वायरल हो रहा है बट वो नहीं याद। मास्को का दौर था, उस दौर के अंदर फाल्गुनी पाठक जी थी, जी वो करती थी। एक क्राइसिस है हिंदुस्तान में, ये जी क्राइसिस है अच्छे लेखन का। जी और ये अच्छा लेखन हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर किसी वक्त आम था। जी आपके पास गुलजार जैसे अम, शायर थे, आपके पास इवन जावेद अख्तर जी, जी इससे पहले आप देखेंगे मजरू सुल्तानपुरी जी हैं, साहिर लुधियानी हैं, बहुत से ऐसे नाम जी हैं, जो पुराने कुछ म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं जिनके साथ सोबत करने का मौका मिला मुझे, तो वो भी ये बताते हैं कि यार हम तो तब लिखते हैं हाँ जी जब हम बढ़िया मुखड़ा सुनाया जाता है, ठीक है, कि जब हमें कोई अच्छी लिरिक मिलती है तो हमारे अंदर कोई अच्छा काम करने का जज्बा पैदा होता है। हाँ जी अब इस किस्म की सोच क्या आज के दौर में मौजूद है? जी क्या आ, मुझे भी कहा जाता है फिल्मों का म्यूजिक करने के लिए कई बार। मुझे लगता नहीं है कि हम सब लोग एक ही पे इस वक्त, अभी हम बहुत एक फ्रेगमेंटेड दौर में जी रहे हैं। हर आदमी जी जो अपनी स्पॉटिफाई की जो प्लेलिस्ट है वो उसी के अंदर घूम रहा है, हाँ और जी ऐसी प्लेलिस्ट है। दो लोगों के म्यूजिकल टेस्ट नहीं मिलते हैं। हाँ जी और आई डोंट रियली थिंक कि um, हम ऐसी कोई, हम बहुत गहरी सभ्यता है, पर मुझे जी लगता है कि इस वक्त जो हमारा दौर चल रहा है वो हमारे जो पुरातन गहरापन है हाँ उसके जी गहराई जी उसके मुकाबले का है। जी मतलब कोई मतलब ऐसा म्यूजिक सिंगर या लिरिकिस्ट जो है वो आपका उसे एक्सप्लोर नहीं करना चाह रहा है जो कि कल्चर के पेजेस है क्योंकि वही जो आपने बोला कि रिस्क फैक्टर जो है वो काफी ज्यादा है स्टेक्स हाई है। सबसे पहली बात यह है वंदना जी, आपकी जिंदगी और मेरी जिंदगी में क्या कुछ ऐसा है जिसको एक्सप्रेस करना चाहिए? जी क्या आपकी छोटी स्ट्रगल जो है, इसकी इसके अंदर कोई अस्मिता है? क्या इसके जी अंदर कोई बात है कहने जी लायक? जी और इसको कौन कह रहा है? क्या जी हमारी फिल्में कह रही हैं? क्या हमारा म्यूजिक कह रहा है? जी इसके ऊपर सोचना चाहिए। कुछ कुछ फिल्में बन रही हैं, ऐसा नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि कुछ फिल्में अब यूपी के अंदर बेस्ड होती हैं, हाँ कुछ जी फिल्में दिल्ली में बेस्ड होती हैं।
तो ऐसा है कि वो आ रहा है। आज से पहले आप देखेंगे, हमारे हमारा भी दौर इम्परफेक्ट था, उसके अंदर ये नहीं था कि कोई हर जी। चीज एकदम बढ़िया थी। 8 लोग फिल्म बनाते, म्यूजिक बनाते थे हाँ जी। और बिल्कुल लोग सुनते थे। जी। तकरीबन ऐसा ही माहौल है मेरे ख्याल से। अम, ये उस लेवल के ऊपर इसके अंदर जमहूरियत नहीं आई है जितनी आनी जी। चाहिए, जी। कि बरेली का म्यूजिक पूरी दुनिया को सुनना चाहिए। हाँ जी। क्या झारखंड के अंदर किसी के मन में कोई विचार आया और उसने कोई ऐसा म्यूजिक बनाया, पूरी हम सब देख रहे हैं धीरे धीरे ये वायरलिटी जो है हाँ जी। अ, इस दिशा की तरफ बढ़ रही है। पर ये वायरलिटी है, इसके अंदर नॉवेल्टी फैक्टर है, हाँ इसके जी। अंदर संजीदगी फैक्टर नहीं। जी। आप जो सोशल मीडिया के ऊपर जो हिट होता है वो किसी अजूबेपन के, किसी अजीब किसी कारण से हिट होता है। बिल्ली जी। कूद रही है, अम, कुत्ता सांप को मुंह में लेके भाग रहा है, ये सारी चीजें जो हैं हाँ जी। वो वो रील आपकी बिलियंस में पहुंची होगी। हाँ जी। बिल्ली डर रही है, अब यही बहुत बड़ी हिट है। हाँ जी। अब जिस मीडियम के अंदर आप नॉवेल्टी को तरजीह देनी शुरू कर देंगे, वहां कहाँ समय है कोई आदमी अपनी दाढ़ी सफेद करे, बाल सफेद करे, हाँ जी। कुछ ऐसा लिखने के लिए जी। जिसके अंदर आपकी और मेरी जिंदगी की कोई सच्चाई बाहर आ सकती है। जी। डेफ़िनेटली सर, मतलब एक्चुअल में यही हो रहा है, मतलब सोशल मीडिया पे जो है आपके जो वायरल जो रील फ़िगर जैसे आपने बताया, तो वैसे है, बट आई थिंक कुछ लोग हैं, मतलब आई थिंक उनकी जो नंबर है वो कम है, बट दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू पुट आउट की जो आपने जो बोला कि सेंसिटिविटी या क्रिएटिविटी भी लाने की कोशिश कर रहे हैं। जी। जी। देखिए, डेफ़िनेटली। हमारे जमाने में कोई ना कोई रिव्यू होता था। जी। आप फिल्म बनाते थे, आप एल्बम बनाते थे, आप किताब लिखते थे, उसका रिव्यू होता हाँ था। जी। मेरी जितनी एल्बम्स हैं, इन सब के रिव्यूज होते थे। जी। मिड डे में रिव्यू छपता था, टाइम्स ऑफ इंडिया में, हिंदुस्तान जी। टाइम्स में। मैं मैं उनको बड़े शौक से पढ़ता था, मैं देखता था इसके हाँ अंदर जी। इन्होंने कौन मेरी कमी पकड़ी। अब आप बताएं ऐसा क्या हो रहा हाँ है, जी। ऐसा कहाँ हो रहा है। जी। मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई खास बात इस वक्त हम ऐसा कोई रिव्यू है, और अगर रिव्यू नहीं है तो आपके पास आर्ट भी नहीं। हाँ जी। ऐसा मैं जी। डेफ़िनेटली सर। मतलब उसका एक तरीके से क्रिएटिविटी का बैलेंस भी होना चाहिए, एंड स्पेशली जब आप स्टोरी टेलिंग में होते हैं तो वहाँ पे मतलब क्या वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, कितना कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, कितनी चीज़ें लाने की आपके कोशिश पास कर। रिव्यू ही नहीं है आपका। आप मैं आर्ट बना रहा हूँ, मैं ही खुद रिव्यू कर रहा हूँ, मैं ही खुद लोगों को पैसे दे के मेरे यूट्यूब पेज के ऊपर अच्छे कमेंट छोड़ने के लिए कह रहा हूँ। ऐसी टेली मार्केटिंग सर्विसेज हैं जिनको आप हाँ ले रहे हैं। जी। क्या होगा? मतलब जी। हो सकता है आपका गाना हिट हो जाए, आपके कुछ पैसे बन जाएं, पर इससे क्या हमारा समाज रिच हो सकता है? क्या इससे जी। आ, कोई ऐसी सामाजिक गहराई हमारी बढ़ सकती है? जी। अ, ये अब हर चीज जो है ये पैसा है। जी। हमारे वक्त में जो टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर म्यूजिक रिव्यू करते थे तो बहुत पैसे नहीं कमाते थे, हाँ कोई जी। ऐसी बड़ी फिल्म नहीं घूमते थे। वो अपने शौक के लिए लिखते थे। और जी। मुझे मालूम है कि मेरे बहुत सारे टेस्ट जो हैं वो टाइम्स ऑफ इंडिया की म्यूजिक रिव्यूज पढ़ पढ़ के बने। जी। मैं ऐसे जैसे एक मेरे बहुत पसंदीदा आर्टिस्ट हैं, एक बैंड है जी। यस। जी। मुझे मालूम है कि यस मैंने सुनना ही टाइम्स ऑफ इंडिया के रिव्यूज पढ़ के किया था। जी। सो और उस वक्त बड़े लोग, संजीदा लोग होते थे जिनके पास जिंदगी का तजर्बा था, जिन्होंने म्यूजिक सुना था, हाँ जी। जो किताबें पढ़ते थे और जी। एक 360 डिग्री कोई इंटेलिजेंस रखते थे, उसके बाद वो म्यूजिक के बारे में लिखते थे। हाँ उसके जी। अंदर कोई ऐसा नुक्ता निकल के आता था जिससे आपकी जिंदगी को या मेरी म्यूजिकल जर्नी को कोई दिशा मिलती थी। हाँ जी। अब ऐसे रिव्यूअर्स ही नहीं, ऐसी अखबार ही नहीं है, ऐसे कौन मैगजीन जी। पढ़ता है, जी। कौन देखता है? तो जब आप भी देखेंगी, शायद आपकी जिंदगी के अंदर भी आपने देखा होगा, आप कुछ भी क्रिएटिव करती हैं, क्रिएटिव काम को ऑनेस्ट रिव्यू
एक उसके ऊपर एक एक कसवटी का काम करता है। हाँ अगर जी। आप रिव्यू की कसवटी पे अम, खरे उतरते हैं तो जी। आपको महात्मा की जर्नी आपको जी। लगता है आसान हो गई। हाँ जी। अब मतलब। ऐसा जी। ऐसे अब ऐसे लोग ही नहीं मिलते हैं, ऐसे कोई महानुभाव ही नहीं रह गए हैं जो जी। आपका काम क्रिटिक जी। कर पाए। जी, मतलब जब एक्सपीरियंस लोगों का एक तरीके से रिव्यू मिलता है तो आप बेटर बनते हो एज अ पर्सन, और एज अ क्रिएटिव फील्ड में भी जो आप प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं दैट गेट बेटर, एक जी जी, एनालिसिस मिल जाता there was in there was an atmosphere of institutionalized reviewing at that point. है। I जी। mean, there were like I can count about five magazines and an equal number of newspapers that were reviewing you, जी। uh, and they were not writing crap. हाँ They जी। those were well thought out, well presented, well जी। edited जी। reviews, and they were really helpful, at least to me. हाँ So जी। I don't really, अब तो ये होता है कि मेरे जैसा अगर कहीं खुदा न खास्ता कोई रिव्यू करते तो लोग मुंह नोच निकलवाते हैं। अब तो माहौल ये बन गया है। हाँ जी। सो एसेंशली लोग समझते हैं कि ये कोई प्रोफेशनल जेलसी है। जी। Yeah, so there's this paucity of reviewers, an absolute um, absence of an atmosphere of जी। helpful review. जी, डेफिनेटली फिर बाकी फिर आपने बीच में जो अपने गाने के बारे में भी बात की है, जैसे कि आपने जो है गाने के बारे में बात की है, बुल्ले के जाना मैं कौन जो गाना है, मतलब Correct. उसका सफर भी एक तरीके से मैंने सुना है काफी गहरा रहा है। मतलब आपने ये 18th सेंचुरी का जो सूफी पोयम है वहां से लिया है और उसको आपने ट्रांसफॉर्म किया है मॉडर्न एकॉस्टिक रॉक में, और वो जो है बार बार लोगों ने दोबारा देखा भी है। एंड उसके बाद जो है एक सैक्रेड एंशियंट टेक्स्ट पे आपने लिया हुआ है सेंचुरी फोल्ड कन्वर्सेशन को एक मॉडर्न यूथ तक, मतलब आपने कैसे सोचा कि मैं लेके आऊंगा। देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि मेरा जो पुराना जो वास्ता है वो पंजाब से है। आई हाँ कम जी। फ्रॉम a village in Punjab, जी। and I grew up in Delhi. I'm जी। basically a Delhi, जी। but I had in my mind a village I could go back to. जी। I thought of I had a different motherland in my जी। mind जी। growing up. Um, so आई थिंक जो बुल्ले शाह का कलाम आपने कहा है उसकी जो जबान है वो जिस जी। पंजाब से मैं आता हूँ, वो वहाँ जो जबान बोली है, वहाँ जो लहजा बोला जाता है उससे हाँ काफी जी। अलग। जी। मेरे लिए वो कोई 18th सेंचुरी की जबान नहीं है। वो जी। बिल्कुल जिंदा जागती हुई जबान। जी। नाम है मोहम्मद विच मसीता, नाम है विच कुफरदियां रीतां, नाम है पाकां विच पलीतां। हाँ जी। ये कोई मिस्ट्री अंदर जी। कोई ऐसी नहीं। जी। ये ये एक ही जबान है जिस तरह से मेरे घर पे बोली जाती थी, हाँ जी। जिस तरह मेरे गांव में जी। बोली जाती। जी। तो पहली तो बात ये। हाँ जी। दूसरा, 90s के अंदर अगर आप देखें तो अ, मेरे से पहले भी काफी सारे लोगों ने वेस्टर्न म्यूजिक, मैंने कुछ कुछ नाम आपको लिए हैं हाँ जी। जिसके अंदर लुइस है, अम, उन्होंने एल्बम निकाली थी एक पल। हाँ जी। कजन्स मेरे से पहले आ चुके हैं। नीरज श्रीधर का कुछ काम मेरे से पहले आ चुका है, जी। बॉम्बे वाइकिंग। जी। पाकिस्तान में जुनून मेरे से काफी जी। पहले, जी। काफी अ, उनका एक सामाजिक रुतबा था। जी। नुसरत फतेह अली खान मेरे से पहले थे। हाँ जी। तो उनके काम के अंदर कुछ ना कुछ आप ऐसी कुछ सिमिलैरिटीज ढूंढ सकती जी। हैं। तो जी। शायद आप लकी जी। अली थे। हाँ जी। जब आप संजीदगी के साथ लिरिकल काम को मॉडर्न म्यूजिकल लैंग्वेज में पेश करने की बात करते हैं तो मेरे ख्याल से आपको लकी अली का नाम लेना पड़ेगा। हाँ जी। और डेफिनेटली। उनका काम, उसकी प्रोडक्शन वैल्यूज बहुत अच्छी थी। उनकी लिरिक्स के अंदर एक एटमोसफियर क्रिएट होता था। जी। लकी अली की अपनी उनका एक खुद की शख्सियत है। तो ये ऐसा काम हो रहा था। हाँ जी। तो मैं अकेला इसका श्रेय नहीं ले सकता। जी। जी। I think a lot of this was already happening.
और मेरे ख्याल से मैं आपके सवाल से काफी दूर चला गया हूँ, सो प्लीज हेल्प मी आउट हियर। जी। सो मतलब आपका मतलब एक तरीके से जो आपने एक स्टोरी टेलिंग का उसमें जो आपने स्टोरी टेलिंग डाली कि आप उसके थ्रू जो है मतलब जो एक आर्ट है कल्चर है उसके सामने एक जो ओल्ड कन्वर्सेशन जो गाने में करने की कोशिश कर रहे हैं उसको एक तरीके से एक मॉडर्न So तरीके Bulla से Bulla प्रेजेंट is I'm not really trying to you know dig up some dead corpses. It is a जी very alive text for me. जी इनफैक्ट मैं आज भी जब काम करता हूँ तो मेरे आप पीछे देख रही होंगे, आपको पियानो दिख रहा होगा। हाँ जी जी वो मैं इसके ऊपर भी जो मेरे पसंदीदा शायर हैं मैं इनकी इनकी नज़में लेता हूँ। जी अम, बुल्ला से भी पुराने शायर हैं हाँ जी पंजाब में, शाह हुसैन हैं, अम, शेख फरीद हैं, और मेरे बहुत बहुत अजीम सुल्तान बाहू हैं। जी सो ये पंजाब के अंदर अम, पाकिस्तानी पंजाब के अंदर आपको दिखेगा, आपको हाँ जी लगेगा कि ये डेड लैंग्वेज नहीं है, इसकी अपनी एक जगह है जी संसार में। और या जी वन आई जस्ट इट वाज एन अलाइव थिंग फॉर मी। जी मतलब एक तरीके से आपने बोला कि वो पंजाब का एक तरीके से कल्चरली जो आपने ब्लेंड एक तरीके से है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है वो अभी जो जो देखिए लैंग्वेज है। मैं आई वांटेड टू बी ऑथेंटिक। जी I am a 90s kid growing up in a very aspirational mahal. जी The rock music is presented. I mean, that's the music of my life, हाँ जी uh, and that's the music of my friends. जी We grew up जी to Aerosmith जी and Nirvana and 80s new जी wave, Sting, U2, Dire जी Straits. So this was our music हाँ जी essentially. जी Um, डेफिनेट कोई कहे ये नहीं था तो आप मेरे दोस्तों से पूछ लें, मैं कोई जी नकल नहीं कर रहा हूँ, ये हमारा जी एक सब कल्चर था और उस सब कल्चर का एक जी म्यूजिक था। जी सो वन रिप्रेजेंटेशन जी और so one was rock music and the second was I wanted to say something in my own language. जी um, so the two I think I was just trying to जी bring the two together and that's what I did. जी डेफिनेटली फ्रॉम आई थिंक वो ऑडियंस को भी एक तरीके से पसंद आया एंड वही हम लोग देखते हैं कि कल्चरली जो ब्रेंड एक तरीके से आपने किया वो ऑडियंस आज भी रिलेट कर पाती है क्योंकि वो स्टोरी टेलिंग है वो भी अपने आसपास वही चीज देख रहे हैं जो कि आपने प्रेजेंट करने की कोशिश की उस म्यूजिक के थ्रू। जी जी, जी शुक्रिया। डेफिनेटली फिर आपका एक और भी गाना है तेरे बिन उसके भी आज के टाइम पे जो है काफी ज्यादा मिलियंस ऑफ लोग हैं जो कि जो एक कंडीशनल लव दे रहे हैं उस गाने को जो है बहुत प्यार मिल रहा है एंड वो एक एंथम की तरह चल भी रहा है। तो जब आप वो गाते हैं मतलब जो आपने उसके लिरिक्स लिखे हैं जैसे आपने लिखा है कोई मंगदा मेरी फी वफा तो वो जो आपने लिखा है तो उसमें जो है एक तरीके से आपने क्या चीज शो करने की कोशिश की है जब आप उसे लिख रहे थे तो आपने क्या प्रेजेंट करने का कोशिश किया कि जैसे मीडिया बला है उसमें एक टर्म यूज हुई है तो उसमें एक पेन या एक बर्डन को दिखाने की कोशिश की है आपका क्या थॉट प्रोसीजर था उसके पीछे। अभी में हम कहते हैं बुलावा वारना, हाँ जी तो हम सर के आसपास लेके कुछ आइदर पैसे या कुछ ऐसा हम कहते जी हैं बलावा जी मारती हैं, हमने सेक्रीफाइस कर दिया। हाँ सो जी ये एक पंजाबी का फिक्रा है। मेरियां बला, जी अम, मेरी मेरी दिक्कतें, मेरे डीमंस। जी तो आई रोट इट, आई थिंक टू बी अ यूनिवर्सल लव सॉन्ग। जी It is about love. It is about what means the most to us, what keeps us up at night, what जी really warms the cockles of our heart. So ये उस एक रुझान से पैदा हुआ है। जी मुझे बहुत खुशी है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ लोगों का, उनको पसंद आया है और आज तक पसंद करते हैं इसे। जी और इसके ऊपर अब मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों ने इसकी कहानियां बनानी शुरू कर दी हैं। कहानियों के अंदर बहुत कुछ आल पताल का वो बोलते हैं। आई थिंक देखिए जो कला होती है, जो अच्छा संगीत होता है, जी उसको बहुत ज्यादा उसकी व्याख्या करेंगे तो वो गायब हो जाता हाँ है। जी जो कविता है वो गणित नहीं। और
कविता के बहुत आयाम होते हैं। कविता, अच्छी कविता की ये एक निशानी है कि वो चाहे किसी संदर्भ में लिखी हो, वो आपके संदर्भ के ऊपर अगर पूरी बैठ रही है तो आपको बगैर सवाल जवाब के, बगैर किसी सोच के आप उसको आ, आ, अपना सकते हैं। आपको ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। कविता जो है ये सोच के परे जाती है, ये विचारातीत एक फॉर्म है, और ये आपको वहां लेके जाती है। आपको इसके ऊपर ज्यादा अम, आप किंतु परंतु करेंगे, कुछ समझने की कोशिश करेंगे, दैट्स बियॉन्ड, आफ्टर अ व्हाइल इट्स पॉइंटलेस, लाइक डिलन सेज, जी आई डोंट नो व्हाट आई वाज राइटिंग अबाउट। जी जी। तो इन दैट सेंस इवन आई डोंट नो व्हाट आई वाज राइटिंग। तो मतलब एक तरीके से आप जो है वो प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे थे कि जो स्टोरी टेलिंग है वो फिर वादा हम लोग को रिव्यू इन द सेंस कि उसके वर्जन्स नहीं निकालने चाहिए कि जो उसको नहीं नहीं, आप ओरिजिनल निकालें, पढ़े। देखिए अच्छा गाना जो है, इट्स इट्स सम बिट ऑफ ट्रूथ दैट फ्लाइज फ्रॉम माय हार्ट टू योर्स। जी ओके। और आप और मैं एक सामने कोई दृश्य है उसको भी देखते हैं, तो आप भी उसके अंदर शायद रंगों का अनुभव कुछ और तरीके से करती होंगी। ये हमारे ये एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस जी है। मेरा एक्सपीरियंस और आपका एक्सपीरियंस कोई जरूरी नहीं है कि बिल्कुल हर जी तरीके से मिल रहा हो। जी। सो एंड दीज आर, वी आर ह्यूमंस, वी हम लोग तो आपस में जुड़ते ही भाषा के जरिए हैं, हाँ जी। कविता के जी जरिए। जी तो ये एक माध्यम है हम लोगों को। जब रस्सी जोड़ रही है आपको, तो जी। आप रस्सी की केमिकल कॉम्पोजिशन और उसके हाँ एटम्स का जी। निरीक्षण करने में पहुंच जाते जी डेफिनेटली सर। हैं इन दैट बाकी सेंस। हाँ जी। जी सर। बाकी सर जैसे अभी बुले की जाना मैं कौन जो गाना है उसमें भी एक तरीके से जो आपने बुल्ले शाह की जो एक तरीके से जो रिसर्च कर रहे हैं वो उसमें जो एक खोज कर रहे हैं उसको भी आपने एक मॉडर्न लुक दिया है। साथ में ये जो गाना है ये गॉड की आइडेंटिटी को या फिर उनके जो पर्पस के बारे में बताता है। तो जब आप ये गाना परफॉर्म कर रहे थे तो आपने जो एक तरीके से जो है रवि शेगिल के जो गाने की तरह जो आप गाते हैं तो वहां पे आपने जो है एक तरीके से अपने आपको एक तरीके से बुले शाह की जो स्पिरिचुअल एनर्जी मतलब वो महसूस करने की कैसे कोशिश की कि वो गाना जो एक तरीके से रिलेटेबल लगे ऑडियंस को। देखिए, हम हमारा जो इंडियन कल्चर है ये काफी अद्भुत कल्चर है। इसके अंदर जी आप भी जहाँ रहती हैं, आपको जो पैसिव कोई सजेशंस मिलती होंगी मदर कल्चर से, जी वो उसके अंदर मैं ऐसा अनुमान लगाता हूँ कि उसके अंदर जो आध्यात्मिक सजेशंस हैं, इनका अनुपात कहीं ज्यादा होता हो। जी। राइट, मस्ट बी रिसीविंग अ लॉट ऑफ स्पिरिचुअल। अब दुकान के अंदर जाते हैं, किसी ने गायत्री मंत्र लगाया होता है, हाँ जी सुबह उठ अजान सुनने को मिलती है, कुछ जगराता कर रहा है, जी साथ वाले घर में भजन चल रहे हैं, सो कहीं कीर्तन हो रहा है। सो हमारे यहाँ जो इंडिया, मैं मानता हूँ कि इसकी जो गहराई है, मेरे ख्याल से शायद दूसरे कल्चर, मैं दूसरे कल्चर्स के अंदर भी रहा हूँ, शायद हाँ जी इसकी आध्यात्मिक सच्चाई है या गहराई है, जी यहाँ तक दूसरे कल्चर शायद नहीं पहुंचे हैं। हमारे लिए अंदर जाना एक हमारे हमारा दिमाग के अंदर एक नक्शा है, हाँ हम जी उस नक्शे पे चलते ही चलते हैं। जी ऐसा मैंने अनुभव किया। हो जी सकता है मैं गलत, जी पर मुझे ऐसा लगता है कि टू गो इनसाइड जी is 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 a is perhaps the paramount suggestion जी that we find in India. In जी fact, I define India as a massive suggestion to go inside. जी तो उसके अंदर मैंने जो किया है, और उस इंडिया के अंदर मैं बुल्ले शाह को भी गिनता हूँ, हाँ मैं जी सुल्तान बाहू को भी गिनता हूँ, मैं शेख फरीद को भी गिनता हूँ। जी सो हमारे लिए अंदर जाना बहुत जरूरी है। सो मैंने जब लिखा था तब मैं 27 साल का था। जी So it was a little precocious. Why would a 27-year-old be that interested in, spiritual pursuits? But that's just, I think that's the father I was born to, that's the mother I was born to, that's the house I grew up in. जी Those were the times I grew up in. मेरे शायद पुराने अपने खुद के जी संस्कार हैं. जी। So, um, yeah.
जी, मतलब एक स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस जो आपका था, मतलब जो फैमिली बैकग्राउंड में भी था और बाकी भी। पूरे हाँ माहौल का ही था। जी। अ, जो एक अच्छा आर्टिस्ट है, या कॉन्शियस या अनकॉन्शियसली, चाहे बुरा आर्टिस्ट भी हो, वो अपने माहौल से बड़ा नहीं, हाँ वो जी। अपने माहौल का ही कोई ना कोई एक अक्स पेश कर रहा है। जी। कोई धुंधला पेश करता है, कोई साफ पेश करता है, कोई 3D पेश करता है। जी। सो आई थिंक ये मेरे माहौल से ही, आई वॉज born in this matrix, and जी। this is what I जी। um, did. जी सर, डेफिनेटली। तो बाकी जो है आपने जो है कुछ शेफ है आपने जो है एक तरीके से जो है जो आपके बॉलीवुड में भी आपने जो है कुछ गाने लिखे हैं वह उन्हें भी करने की कोशिश की है। बाकी आपने बोला कि आप जो है सारे सॉन्ग जो है आपको ऑफर्स भी आते हैं, बट आप वो प्रेफर नहीं करते जब तक आपको वो क्रिएटिव एलिमेंट नहीं मिलता कि आपका जो स्टोरी टेलिंग का तरीका है वो आपका जस्टिफाई करे उस चीज को। तो मतलब आप कैसे चूज करते हैं कि आपको इस प्रोजेक्ट में करना है या नहीं करना? um, मैं कैसे करता हूँ, मैं इमेजिन करता हूँ कि इसके ऊपर मैं क्या 45 दिन काम कर पाऊंगा. Will जी। it be able to hold my attention for जी। 45 days? जी। But that's about the time I would take from writing to producing to actually putting it out there. I जी। think 45 दिन जी। एक मुनासिब वक्फा है जिसके अंदर आप ये सब कर सकते हैं. जी। So, and I ask myself this question: will I be excited about this for 45 straight mornings? हाँ जी। I'm not. Then I don't take it. हाँ जी। जी। बाकी फिर आपने इतने सारे गाने जो है वो लिखे हैं and गाए भी हैं, प्रोड्यूस भी किए हैं, तो मतलब आपका जो पर्सनल एक तरीके से जो है फेवरेट जो आपको लगता है कि आप इससे बहुत ज्यादा रिलेट करते हैं आप ही के गानों में से, वो कौन सा गाना है? Uh, I would. देखिए, मैं तो बहुत ही क्रिटिकल नजर से देखता हूँ. तो एक गाना है मेरा अपना, जी। मेरे ख्याल से हो सकता है किसी और की राय से अलग हो. But I like my song Tu Ami Bandra. जी। It's from my second album. It's a letter to a friend. So जी। I think because उसके अंदर मैंने कोई कोशिश नहीं करी to dole out musical hit, जी। and I think I'm just it's a sedate, जी। laid back, but I think quite I mean, you might say I'm proud of that song. जी। जी। बाकी फिर आपने जो है बहुत सारे गाने लिखे हैं, तो आपकी एक फिलॉसफी भी रही है, साथ में आप जो है रॉक से भी काफी ज्यादा जो है प्रभावित रहे हैं, एंड साथ में जो आपने जो लिरिकिस्ट की तरह भी उसे ब्लेंड करने की कोशिश की है काफी सारे गानों में, जैसे पंजाबी फ्रेजेस आपने यूज किए एंड आपने उसमें कई कई तरीके से मास्टरी भी की है। तो आपका एक डीपेस्ट थॉट क्या होता है, मतलब आपका वो पर्सनल मूवमेंट क्या होता है जब एक एक तरीके से जो है फियरिस्ट जो हम लोग बोल सकते हैं, पॉलिटिकल व्यू पॉइंट क्या है जो आप सक्सेसफुली आपको लगता है कि मे बी आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं या फिर आप अभी तक कर नहीं पाए हैं किसी सॉन्ग में? देखिए, जो पॉलिटिकल व्यू पॉइंट होता है, या पॉलिटिक्स ही आप कह लें, ये जी। एक ऑनगोइंग प्रोसेस जी। है. मुझे जो फ्रेज कांस्टेंट रेवोल्यूशन है, ये अच्छा लगता है. जी। अम, हम कहें कि ऐसा कोई एक समय आ गया है जहां हमने जो अचीव करना था वो अचीव कर लिया है. जी। उसके बाद से फिर आपका पतन शुरू हो जाता है. जी। सो आई थिंक पॉलिटिक्स एक कांस्टेंट रेवोल्यूशन है जिसके अंदर आप, हम आज के हम आज का हिंदुस्तान देख लें तो क्या इसके अंदर अम, जो भी कमियां, क्या वो सारी दूर हो गई? जी। क्या हमारे संविधान ने जो भी हमें गारंटीज दी थी, क्या वो सारी पूरी हो गई? जी। सो ये एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है. और मुझे जो मेरा जो पॉलिटिकल फलसफा है, आइडियोलॉजी है, वो मुझे लगता है कि वो वही है जो कबीर की थी, वो वही है जो नानक की थी, वो वही है जो फरीद की थी. जी। अम, मेरे लिए देखिए, हिंदुस्तान के अंदर ये एक वाहिद ऐसा मुल्क है जिसके अंदर अनंत तरीके
ईश्वर को पाने के। हाँ जी। इसके अंदर मतलब हमने ऐसी ऐसी विभूतियों को जन्म दिया है कि आ, हैरानी होती है कि एक ही जगह से इतने लोग आ सकते हैं। जी। आ, हमारे पास आप मेरा अगर फलसफा पूछेंगी तो मैं कहूँगा मेरा जी। फलसफा वो है जो जी। हमें सिंधु घाटी सभ्यता में मिलता है। हाँ जी। सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसके अंदर आपको कोई राजा नहीं मिलता है, हाँ जी। इसके अंदर आपको कोई प्रीस्ट देखने को नहीं मिलता है। और ये जी। मैं नहीं कह रहा, ये जी। मॉडर्न आर्कियोलॉजी कह रही है, मॉडर्न स्कॉलरशिप कह रही है, ये तकरीबन एक एकेडमिक कंसेंसस है। जी। इसी के ऊपर एक विदुषी हैं एडम ग्रीन, उनका लेख भी जी। छपा है, जी। किलिंग द प्रीस्ट। जी। आप देखेंगे 5,000 साल पहले हमने ऐसे बड़े बड़े शहर, मतलब हड़प्पा के अंदर तो अ, करीब हड़प्पा मोहनजोदड़ो में तो हाँ जी। मोहनजोदड़ो में 50,000 रहते थे और हड़प्पा में उससे कुछ कम रहते थे। जी। और करीब 500 ऐसे छोटे छोटे शहर हैं, जनपद हैं, जिसके अंदर आप देखेंगे कि सारा जो पब्लिक वर्क्स हैं वो लोग इकट्ठा होके हाँ जी। खुद बना रहे हैं, जी। सबके इस्तेमाल के लिए बना रहे हैं। जी। आपको उसके अंदर ऐसा कोई श्रेणीगत समाज देखने को नहीं मिलता है। हाँ जी। आपके उसके अंदर आपको समता देखने, सामाजिक समता जी। देखने। जी। और सबसे बड़ी बात, आपको उसमें मास वॉरफेयर देखने को नहीं मिलता। जी। आपको एक्सट्रीम रिचुअलाइज्ड रिलीजन देखने को नहीं मिलता है। जी। आपको मिसोजिनी देखने को नहीं मिलती। जी। आपको औरत के ऊपर अत्याचार देखने को नहीं मिलता जी। है। You find कि ये लोग अपने मौसम के हिसाब से कपड़े पहनते हैं, हाँ जी। और औरतों की बहुत प्रताड़ना नहीं हो रही है हाँ उनको। जी। अम, उनको गज गजों के हिसाब से कपड़ों के जी। अंदर ढका नहीं जा रहा। जी। तो अगर आप कहेंगी, अगर इफ आई वाज पुश टू इट, तो मैं कहूंगा मेरा फलसफा जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का फलसफा हाँ है। जी। कि मतलब वो और एक तरीके फिर प्रिवेंटेशन की एक तरीके जरूरत है, जैसे आपने बताया वहां पे कुछ होता नहीं था जो आज के सिस्टम में हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। इतने सारे चेंजेस आ चुके हैं, वहां पे एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे लोग रहते थे। आप उसके अंदर इससे कहीं ज्यादा आपको गहराई देखने को मिलेगी जब भी आप इसका अध्ययन करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का, हाँ लोथल जी। का, जी। गुजरात में, हाँ जी। इसके अंदर आपको ऐसे कोई गुण देखने को मिलेंगे जो आज शायद जिनकी हमारे समाज को जरूरत है। हमारा देश एक चर्निंग से गुजरा है, इसके अंदर एक मंथन हो रहा है। जी। और मुझे लगता है भारत एक राष्ट्र से ज्यादा एक सभ्यता है। आप सिकंदर का इतिहास, उनके उस वक्त के जो स्क्रॉल्स हैं, अगर आप उनका भी देखें, मैगास्थनीज जो लिखते हाँ हैं जी। फैक्ट्स, जी। एक सभ्यता है। जी। इसके अंदर आप देखें कि 6 तो हमारे वेदांतिक स्कूल्स हैं, हाँ जी। शास्त्र जिनको हम कहते हैं। जी। और हमारे अनीश्वरवादी दो बड़े धर्म हैं। जी। अ, बौद्ध धर्म है, एक जैन धर्म है। और हमारा चारवाक दर्शन है जो शायद लुप्त ही हो गया है। हाँ जी। जो मेरे ख्याल से विश्व का पहला एपिक्यूरियन हाँ स्कूल है। जी। और आपके पास पाणिनि है, जो जो ग्रामर, जिन्होंने विश्व का सबसे पहला ग्रामर के ऊपर दर्शन लिखा है, हाँ जी। व्याकरण हाँ जी। लिखा है। सो हिंदुस्तान के अंदर ऐसा बहुत कमाल का काम हुआ है। जी। हमारा कैशव शैविज्म है, जी। जो मुझे बहुत एक कंप्लीट एक फिलोसफी दिखती है, जी। जो आज जिस हम माहौल में है जी। इसके अंदर एक दर्शन जो है वो सबसे बढ़ चढ़ के बोल रहा है, जो वेदांत है। जी। और वेदांत हमारे यहाँ अनेक दर्शनों में से एक दर्शन। जी। बाकी वो जो चार वाक्य की फिलोसफी है या फिर आपका जो अलग अलग जो फिलोसफी है वो भी एग्जिस्ट करती है। अभी मैंने आपको इतने खट शास्त्र हैं, हाँ आपके जी। वैशेषिका है, जी। आपका मीमांसा है, आपका सांख्य है, जी। आपका बौद्ध धर्म है, आपका जी। जैन धर्म है। आपके नीचे हमारे जो अम, कर्नाटक के अंदर जो अ, अ,
उस धर्म का नाम भूल रहा हूँ, वो एक अलग धर्म है। आपके अलवारी जो तमिलनाडु में गाते थे, उनकी एक अलग सोच है। फिर आपके पास रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट कितनी, आपके पास कबीर है, आपके पास परमानंद है, हाँ आपके पास जी। धम्म भक्त है, जी। आपके पास सैन नाई। मैं सिख धर्म को एक रेवोल्यूशन के रूप में देखता हूँ, हाँ एक जी। पॉलिटिकल चर्निंग के रूप में भी देखता हूँ। ये जी। एक अध्यात्म तो है ही, हाँ इसके जी। साथ साथ इसके अंदर हिंदुस्तान का सॉफ्टवेयर अपडेट करने की एक उद्यम देखता हूँ। हाँ जी। मुझे ऐसा लगता है कि भारत को एक जातिवाद से ऊपर उठाने का हमारा जो एक बहुत पुराना एक हमारा उद्यम चल रहा था, वो कहीं फंसा हुआ। जब तक उसे नहीं निकाला जाएगा, हम कभी बड़े मुल्कों के साथ compete नहीं कर पाएंगे, हम कभी चीन नहीं बन पाएंगे। So our society has to accept multitudes. It has to accept um, diversity. जी। और जब तक डाइवर्सिटी के साथ हम समझौता नहीं करेंगे, हम इसी एक खांचे के अंदर छटपटाते रहे। हाँ जी। ऐसा मुझे। जी। जी। डेफिनेटली, तो मतलब वो एक जो ब्लेंड आपने जैसे बोला, जैसे आपने जो इतने सारे धर्मों की बात की, उसका एक तरीके से जब लोगों को नॉलेज होगी, आई थिंक तब वो जो कल्चर के बेसिस पे या सोशल बेसिस पे, जो हम लोग जो कास्ट सिस्टम के बेसिस पे इधर उधर जो बाइफिकेशन करते हैं, वो शायद नहीं करेंगे, क्योंकि अभी नॉलेज ही नहीं है उतनी जी, स्क्रिप्चर्स की। मुझे लगता है कि ये जो स्वर्ण जाति और दलित जाति और इनके इनके बीच के अंदर जो असमानता हमें देखने को मिलती है, ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ऐसा मैं महसूस करता हूँ। हमारा जी। दलित वर्ग जो है वो प्रताड़ित महसूस करता है, हमारी माइनॉरिटीज प्रताड़ित महसूस करती हैं। ये एक हमारे लिए एक बहुत खतरे का सूचक है। तरीके से मतलब आप इक्वल जो है आपका रिप्रेजेंटेशन जो है वो एक तरीके से जो एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे इक्वल होना चाहिए, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा भी है। बट वही है कि आपने जो पहले बात की कि वहां पे जो अभी वो चल रहा है एक तरीके से ना, ऑन गोइंग प्रोसेस है, कि वो जी। अभी हुआ नहीं है एग्जैक्टली ऑन ग्राउंड। जी। जी। डेफिनेटली सर। बाकी सर आपके और भी गाने हैं, जैसे कि आपने एक सिंगर लिखा है, तुम मिले, द घोस्ट ऑफ एलएसटी, तो वो रिलीज किया था। तो उसका जो इंस्पिरेशन क्या था आपका? रेवोल्यूशनरी जो एक पंजाबी पोएट है लाल सिंह जो है, उन्होंने एक तरीके से आपको वहां से मिला था आपको, तो ये एक रेयर एक पब्लिक एक्नॉलेजमेंट था उनके लिए। तो वहां जी, पे जो लाल आप। सिंह दिल भी हैं। लाल सिंह दिल एक बहुत ही एक विलक्षण एक व्यक्तित्व है। जी। और ऐसा बड़ा शायर हो और ऐसी गुमनामी के अंदर अम, वो अपने दिन बिताए और बस गायब हो जाए, ये काफी हैरानी की इस बात है। अम, जब मैंने इनके जीवन के बारे में पढ़ा तो मुझे आई थिंक समथिंग टर्न्ड इनसाइड ऑफ मी एंड आई वांटेड टू एक्सप्रेस दैट। मैं वो मेरे लिए आप ये कह लें कि एक क्रिएटिव म्यूज है। मैं अभी भी कहीं फंसा होता हूँ तो मैं लाल सिंह दिल की तरफ देखता हूँ। मैंने उनसे काफी जगह प्रेरणा ली है। दूसरा गाना भी मैंने तलाश भी बनाया है जो उन्हीं से प्रेरित है। सो बहुत जबरदस्त उनका काम है। उनकी कविता जो है मुझे इट्स डीपली रेजोनेंट विद मी। सो yeah, so the talk of poetry is the end of poetry. जी। So I really like it, and I really love Lal Singh. Yeah. जी। डेफिनेटली सर। बाकी फिर आपने मतलब इसी कन्वर्सेशन के दौरान आपने बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट का नाम लिया, मतलब एक तरीके से जो पुराने जो हमारे जो कल्चर में एग्जिस्ट करते हैं, और काफी सारे ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी लोग उनके बारे में जानते नहीं हैं। एंड एक और भी आपने बात बोली कि आज की जो जैसे यूथ है, वो अगर कोई भी आर्टिस्ट सिंगर वगैरह कोई बन रहा है, तो वो भी उतना उस चीज को जो एक वैल्यू नहीं करते, प्रिवेंट नहीं करना चाह रहे हैं।
क्योंकि वही की स्टेक्स थोड़े ज्यादा है, थोड़ा वायरलिटी की तरफ की एक रिस्क वाला है। तो उनके लिए मतलब आप क्या चीफ बोलना चाहेंगे यूथ को स्पेशली, कि अगर उन्हें इंडिया को ग्रो करना है और उनका जो कल्चर है, मतलब नॉट इवन इन इंडिया, कि आप बाहर भी कंट्रीज में शोकेस करे, तो वो ले जाने का जो मेथड है वो कैसा होना चाहिए, उनके लिए क्या होना चाहिए, जो एनीथिंग जो इंस्पायर कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात जो है, मैं जो महसूस करता हूँ कि इंडिया के अंदर एक जो संकट है वो भाषा का संकट है। आप जी। और हम जो है, हम तो आधी इंग्लिश बोलते हैं, आधी हिंदी बोलते हैं। और उसके अंदर मैं ऐसा कोई कोई बुराई नहीं मानता हूँ। पर एक आई आई फील कि अ, हमारे पास, हमने अपनी जबान फंक्शनल कर दी। फंक्शनल से मेरी मुराद कि आप इस भाषा के अंदर फोन के ऊपर, जोमेटो के ऊपर ऑर्डर कर सकते हैं, जी। आप नंबर को बुला सकते हैं। जी। अगर आप अपने अंदर चल रहे बारीक तरंगों को समझने की कोशिश करेंगे तो शायद इस भाषा में ना हो पाए। जी। हमारे, वो भाषा काफी बारीक होनी चाहिए, काफी सहज होनी चाहिए। वो भाषा मेरे ख्याल से हमारे सामाजिक पटल से गायब है। जब मैं बड़ा हो रहा था तो हम लोग एक ही जबान बोलते थे, हम हिंदी बोलते थे। दिल्ली में हम हिंदुस्तानी बोलते थे। जी। जो हम आम अपने गली मोहल्लों में जो भाषा बोलते थे, और जो हमें अखबारों में देखने को मिलती थी, जो काफी एक संस्कृत निष्ठ जबान होती थी, जिसके अंदर दिक्कत को समस्या बोला जाता था, हैरानी को आश्चर्य बोला जाता था, वो जबान टीवी ने हमें पंप करने की बड़ी कोशिश की। वो जबान अ, अखबारों ने हमें सिखाने की कोशिश करी। वो जबान विज्ञापनों में और भी जितने तरह तरह के माध्यम थे, वो हमें उसके जरिए हमें वो भाषा सिखाने की कोशिश की गई। और आज 50 साल हो गए, वो भाषा, वो प्रोजेक्ट वहीं का वहीं, जी। उसके अंदर कोई बदलाव नहीं हुआ है। और हमारे बच्चे जो हैं आज, जब कुछ संस्कृत के कुछ जुमले सुनते हैं तो हराम, इसका क्या मतलब। अ, तो हमारे अंदर जो, और भाषा जो है, वो आपके देश की जड़ है। जी। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी जड़ जो है खुर्द बुर्द हो गई। हाँ जी। अब हमारे पास बहुत ही सरसरी सी और सरफेस बातें रह गई हैं कहने को एक दूसरे को। जी। तो जो कोई कोई गहराई की बात करनी थी, वो अब है ही नहीं। आप बताएंगे, आप एक यूर यंग पर्सन, जी। आप कौन सा ऐसा हिंदी का लिटरेचर देखती हैं जो आपके जीवन की नुमाइंदगी करता है? फिर आप नाम ले सकते हैं किसी जी। किसी साहित्यकार का, कोई एक नाम किसी कवि का ले सकते हैं आप। आई आई assume you're quite a sensitive, thinking, well read person. आप कोई अपना एक हिंदी का कवि या हिंदी का लेखक बता सके? आई डोंट वांट टू पुट इन अ स्पॉटलाइट, जी। बट आई एम जी। सिंपली सेइंग, जी। क्या कोई भी एक व्यक्ति आज इस तरह का नाम ले सकता है? मैं कह सकता हूँ कि मैंने प्रेमचंद पढ़ा, जी। मैं कह सकता हूँ मैंने निर्मल वर्मा जी पढ़े, जी। महादेवी वर्मा जी। पढ़े। हिंदी के नाम है, हिंदी मेरी सेकंड लैंग्वेज है, पंजाबी के जी। अंदर मैं दूसरे जी। नाम। जी। क्या इस तरह के नाम आज कोई ले सकता है? जी। हम हम अपने बच्चों को इंग्लिश सिखाना चाहते हैं, उनको इंग्लिश स्कूल्स में भेजना चाहते हैं। और ये बेसिकली जितनी भी हमारी शहरों की एजुकेशन है, ये बेसिकली एक H1B वीजा फैसिलिटेशन सेंटर। जी। कोई भी बच्चा हिंदुस्तान में नहीं रुके। आप नोएडा में किसी भी सोसाइटी के अंदर किसी भी बच्चे से बात कर लीजिए, हाँ जी। वो सब अमेरिका की, यूएस की, जर्मनी की, यूके की, कनाडा की कतार में लगा। हाँ जी। तो जब आपका एजुकेशनल सिस्टम सिर्फ और सिर्फ आपको इमिग्रेशन के लिए तैयार कर रहा, जी। वहां आप किस बारीक बात की उम्मीद करते हैं, जी। किस तरह की आर्ट की उम्मीद करते हैं, और किस तरह से, और जब तक आर्ट नहीं आएगी फिलॉसफी नहीं आएगी, और जी। जब तक फिलॉसफी नहीं आएगी वो पॉलिटिक्स नहीं आएगी। जी। मतलब मतलब जो आपने जैसे कहानियों के बारे में बोला, तो आई थिंक वो जो एक स्कूल करिकुलम का पार्ट तो अभी भी है,
बट वो खाली एक करिकुलम या फ्लेवर्स कंप्लीट करने का पार्ट रह चुकी है। अभी हम लोग, जो आपने सही बोला कि अब मैक्सिमम लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाए, कि वो इंग्लिश उनकी फर्स्ट लैंग्वेज होनी चाहिए, कि उन्हें इंग्लिश बोलना आना चाहिए। हम सब फोन पे अमेरिका के लिए सर्विस प्रोवाइडर्स होंगे। जी। ये हमारी आज की एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी कामयाबी है। जी। We will all be working in call centers, servicing their tax returns, और उनकी टूटी के अंदर पानी क्यों नहीं आ रहा है हम ये बता रहे हैं। जी। So this is the sum total of Indian education जी। right now. ये लोग 1-1 लाख 1.5-1.5 लाख फीस लेते हैं एक एक महीने की। आप जितने भी स्कूल हैं जो नोएडा हाँ के जी। अंदर, नोएडा से ग्रेटर नोएडा के अंदर जी। बने हुए, आप इनकी जरा एक बार इनसे पूछ लीजिए कि आपके कितने स्टूडेंट्स बाहर गए हैं और कितने यहाँ जी। डेफिनेटली, तो मतलब हैं। फिर वो सारी प्रॉब्लम सरकारी, तो एग्जिस्ट है और ही। सरकार को फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो वहां से पैसे कमाते हैं हाँ और जी। यहाँ को डॉलर भेज देते हैं। सो बेसिकली you have pretty much leveraged the the unconscious of India for a few pretty little dollars, जी। and that's pretty much ये you know दैट्स डेफिनेटली ट्रू सर। मतलब आपने एक बहुत मेजर पॉइंट जो है, वो चक जो था, वो आपने जो है पॉइंट आउट किया कि एक्चुअल में यही हो रहा है। बट इफ देयर समथिंग आई वांट टू एक्चुअली आस्क यू अ क्वेश्चन, कि हाउ कैन वी एज अ यूथ कैन फ्लिप दिस स्क्रिप्ट, कि मतलब जो आपने बोला कि एक्चुअली यही हो रहा है, तो हाउ कैन यूथ कैन फ्लिप द स्क्रिप्ट ऑफ दैट? थोड़ा जुड़ेंगे आप। जो आप पहले देखिए, इंडिया जो है किसी की धरोहर नहीं है। जी। इंडिया आपका है। इंडिया किसी की जागीर नहीं है। इंडिया आपका अपना। इंडिया क्लेम कीजिए जी। आप। मैं अपना इंडिया खुद क्लेम करता हूँ। जी। मैं सिख धर्म से मेरा नाता है, पर मुझे तमाम हमारा हिंदुस्तान है ये मेरे लिए खुला है। मेरे लिए रामाकृष्ण परमहंस प्रिय हैं, जी। विवेकानंद जी। आनंदमयी प्रिय हैं मेरे लिए, योगानंद जी प्रिय हैं मेरे लिए, देवराव बाबा जो हैं वो शत शत प्रणाम है मेरे लिए। ऐसी तमाम विभूतियां हिंदुस्तान में, मेरे धर्म के अलावा ऐसे तमाम लोग हैं। मेरे ख्याल से आप अपना जो हिंदुस्तान का तस्वर है इसको थोड़ा गहरा कीजिए, इसको थोड़ा जी। चौड़ा कीजिए। और जब आप गहरा और चौड़ा करेंगे तो अपने आप आपको वो अदृश्य पुल दिखने शुरू हो जाएंगे। जी। ठीक है। आप यूपी में हैं। यूपी में भगत भीखन जी, माथे पीर शरीर जलन है करक करे जे माए, जी। ऐसी खुद खरी भाई वाको क्या कहते हैं, माथे पीर शरीर जलन है कर्क करे जे माए, समथिंग एल्स बियॉन्ड दैट आई हाँ एम जी। फॉरगेटिंग। जी। ऐसी बेदन हरी भई वाको औखद ना। ये आपके यूपी के मुसलमान फकीर कह रहे हैं। ठीक है। कबीर कह रहे हैं जिनका जन्म मुसलमान हुआ है, हाँ और जी। जो राम 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 जपते गए, जिन्होंने, मेरे ख्याल से कबीर से ज्यादा राम नाम का प्रचार किसी ने नहीं किया। हाँ जी। तो हम उस हिंदुस्तान के बच्चे हैं। मेरे ख्याल से उस हिंदुस्तान को खोजना हमारा फर्ज है, और हम जी। खोजेंगे तो मेरे ख्याल से हम सब खोजना शुरू करेंगे तो हिंदुस्तान वैसे कोई एक आदमी पकड़ नहीं सकता है, पर हो सकता है उसके जो अनंत आयाम हैं उनमें से कुछ हमें दिखने शुरू हो जाए। जी। डेफिनेटली, फिर मतलब वो जब कल्चरली रिच हम लोग जाएंगे वहां पे, उनके अलग अलग पर्सपेक्टिव सुनेंगे इतने महान लोगों की, जो कथन पढ़ेंगे, जो भी उन्होंने कहानियां लिखी है, काव्य लिखे हैं, साहित्य लिखा है, तो हम लोगों की नॉलेज ऑलरेडी एक्सपैंड होगी। एंड उस टाइम पे रह के भी उन्होंने कुछ प्रूफ किया है अगेंस्ट जो भी सर्कमस्टांसेस रहे हैं। जी जी। जी। वो एक पाथवे देगा। एंड फॉर एनीथिंग, मतलब जो आप एडवाइस देना चाहेंगे जो आपके लिसनर्स है, या फिर जो आपके गाने सुनते हैं, एंड एनीथिंग फॉर द यूथ? मैं ये कहूँगा कि मैं फिलहाल देश से बाहर हूँ, और मैं ये कह सकता हूँ कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जी। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई चबी चबाई बात नहीं करना चाहता, पर मुझे ऐसा महसूस होता है। आप बाहर जाना चाहते हैं जी सके, बट हिंदुस्तान जैसा कोई मुल्क नहीं। और
आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, आप वहाँ क्यों पैदा हुए हैं, इसका इसका मूल्य समझिए, और इसकी भाषा के साथ जुड़िए। अम, अपने से जो, जैसे महात्मा गांधी कहते थे कि हर आदमी का जो उसकी जो वैल्यू है वो इससे समझ सकता है कि उसने अपने से नीचों के साथ कैसा व्यवहार किया। जी। सो आपसे जो नीचे हैं उनके बाद उनको अपने बराबर लाने की कोशिश कीजिए, अपनी भाषा के साथ जुड़िए। और ऐसे ही नए एपिसोड्स को देखने के लिए शब्दों के सफर को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।